ने गुजरात के जूनागढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वो कांग्रेस को चुनौती देते हैं कि वो अनुच्छेद 370 वापस नहीं ला सकते या सीए नहीं हटा सकते। मोदी ने कहा कि उन्होंने 3 तलाक पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया है ताकि देश की मुस्लिम बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। मोदी ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के युवराज को चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो खुलकर कहें कि 3 तलाक फिर से लाएंगे। अगर सरदार पटेल होते तो देश का संविधान जम्मू कश्मीर में भी शान से लगा होता, लेकिन जो काम सरदार साहब का अधूरा रह गया, ये धरती का संतान, आपका संतान, ये सेवक उसे पूरा कर पाया। 370 गई, 370 को जमीन में गाड़ चुका हूं। और मैं कांग्रेस के शाही परिवार को, कांग्रेस के शाहजादे को खुली चेतावनी देता हूं, अगर उनके हिडन एजेंडा है तो हिम्मत के साथ देश के सामने आके कहे कि वो धारा 370 फिर से लागू करेंगे। मैं देखता हूं बाबा साहब आंबेडकर का अपमान करने की उनमें कितनी ताकत है। मैंने 3 तलाक कानूनी रूप से उस पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि मेरे देश की मुसलमान बेटियों को सम्मान से जीने का हक मिले। कोई सरफरा 3 बार तलाक बोल दे और उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाए, और सिर्फ बच्ची की नहीं, उसके मां बाप भाई बहन जिन्होंने उसको शादी करके ससुराल भेजा था, जब बेटी वापस लौटेगी तो उस परिवार का क्या होगा। मैं उन सब की रक्षा करना चाहता था और इसलिए मैंने 3 तलाक पर रोक लगाने का कानून बना दिया। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, शाहजादे को चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो खुल करके कहिए कि दोबारा 3 तलाक की मुक्ति दे देंगे और वोट के लिए 3 तलाक अलाउ कर देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला सीट से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने डीसी कार्यालय बारामूला में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उमर ने कहा कि उन्होंने 10 साल बाद किसी चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। उमर ने कहा कि यह चुनाव वाकई अहम है क्योंकि ये 5 अगस्त के फैसले के बाद हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि वो जम्मू कश्मीर में 5 और लद्दाख में 1 सीट जीतेंगे। बीजेपी की आदत है और पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन के तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई है कि इलेक्शन में वो मजहब का इस्तेमाल करें। बाकियों को तो कहा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप इलेक्शन में मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ना वोट मांगने के लिए ना लोगों को लड़वाने के लिए। लेकिन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये बीजेपी के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसको तहस नहस किया जाता है। आप जो भी देखें, बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो बार बार न सिर्फ मजहब का इस्तेमाल करते हैं बल्कि लोगों को अलग अलग जो है उनको तकसीम करने की एक लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे वो मंगलसूत्र के नाम पे, चाहे ज़मीन के नाम पे, चाहे काउ स्लॉटर के नाम पे। और इस मुल्क में बदकिस्मती से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और उस पार्टी के तहत जिस पार्टी के लीडर इस मुल्क के वजीर आजम, वो थकते नहीं थे ये कहते हुए कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। अगर वाकई वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं तो ये जो नफरत फैलाने की बात की जा रही है बिलखसूस 14% आबादी के खिलाफ। वहीं शौकत अली स्टेडियम बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की संयुक्त रैली हुई। उमर अब्दुल्ला, वकार रसूल वानी, सकीना एतो, सलमान सागर और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उमर ने कहा कि उनका मुकाबला किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि आरएसएस से है। उन्होंने कहा कि वो अपने अधिकारों, अपनी पहचान, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। रोज तकरीरों में माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है।
ये इस मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। 4 जून को किसी ना किसी तरह इलेक्शन के नतीजे निकल आएंगे, लेकिन उसके बाद 5 साल मुल्क चलाना है। नफरत इस तरह फैला के मुल्क को कैसे चलाओगे? आखिरकार जो वजीर आजम हुकूमत में रह के ये दावा करते हैं कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं, तो कम से कम इलेक्शन के दौरान उनको इन 140 में से जो 14% आबादी है उनको इस तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर की बनाई हुई ये जो विरासत है उसको बीजेपी इस तरह मतलब उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है और मुझे लगता है मुल्क के लोगों को इस पे सोचना चाहिए। हालांकि जो 400 सीटों की बात चल रही थी वो पहले फेज से पहले की बात थी। 2 फेजों के बाद शायद बीजेपी वाले अब 400 की बात नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे फेज बढ़ते जाएंगे उनकी सीटों की तादाद कम होती जाएगी। दिल्ली ने इन सब सियासी ताकतों को अगर एक साथ लाया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए। अगर अनंतनाग की सीट जो है उसको पोस्टपोन की गई, वो दिल्ली और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। तो इसलिए हम कहते हैं ना, अब हमारी लड़ाई जो है किसी फर्द के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सीधा सीधा दिल्ली, बीजेपी और नागपुर के खिलाफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज पार्ट ऑफ द इंडिया ब्लॉक। Obviously, we hope that the Congress is able to resolve this situation and a suitable candidate is put forward. I'm not going to get into this tussle of which sort of side the Congress should support. Our only thing is that put forward a candidate, and obviously National Conference as part of the alliance will do its duty. बीजेपी ने कश्मीर से कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, फिर भी ये पार्टियां भाजपा की लोकप्रियता से डरी हुई हैं। एनसी और पीडीपी को लगता है कि भाजपा ही कश्मीर में जीत और हार तय करेगी, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इन बातों का इजहार पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने किया। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, उमर अब्दुल्ला ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है और सीधे तौर पर बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी जो है मजहब की सियासत कर रही है। देखिए, उमर साहब का बार बार बीजेपी पे टारगेट करना या दूसरी जो रीजनल पार्टीज हैं कश्मीर में बीजेपी पे टारगेट करना, जबकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से कोई कैंडिडेट नहीं उठाया है। उसके बाद भी डायरेक्ट आप देखिए, कोई भी जलसा, कोई भी सुपीरियर, डायरेक्टली वो बीजेपी को यहाँ हिट करते हैं या बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि खौफ और दहशत इन पार्टियों में फैला हुआ है, क्योंकि कश्मीर से जीत और हार जो डिसाइड करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का काडर डिसाइड करेगा। यही वजह है कि मैक्सिमम आप चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, वो भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में टारगेट कर रहे हैं कि इवन कि हमारा अपना कोई कैंडिडेट है नहीं। उसके बाद भी टारगेट भारतीय जनता पार्टी को करना सीधा सा मतलब है कि खौफ और दहशत जो उनमें फैली हुई है और उनको लग रहा है और उनको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ हार और जीत का जो फैक्टर है वो डिसाइड करेगी, इसलिए उनके दिल में खौफ और दहशत फैला हुआ है। राजौरी दौरे के दौरान पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती लगातार रोड शो कर रही हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये पानी और बिजली की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से सब कुछ छीन लिया और अब राज्य का दर्जा बहाल कर दे तो ये कोई एहसान नहीं होगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी हैं, ये कह के कि मुझे बताइए कितनी इंडस्ट्री लगी, सिर्फ जमीन देने का काम। इनको क्यों ले रहे हैं अपनी पार्टी में? दिन भी आज लगातार रोड शो कर रही हैं। इस वक्त पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जो है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनके इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं और रोड शो के दौरान महबूबा मुफ्ती लोगों को संबोधित कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनकी जमानत यहाँ पर जब्त होगी। उन्होंने अमित शाह जी द्वारा दी गई स्टेटमेंट पर भी सवालिया निशान खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हमें स्टेटमेंट वापस चाहिए, हमें जुमलेबाजी नहीं चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। दस साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क। इससे मुझे क्या,
अरे ये मेरी रोटी है यार। मुझे इससे क्या? ब्रो, उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी में पड़ता, आगे की बात सुन के तो उन्होंने घर बनवाया बांगर सीमेंट से। अपना घर तो बांगर से सॉलिड कर लिया, हमारे घर का क्या? हमारा देश हमारा घर ही तो है, और वो सॉलिड बनेगा आपके वोट से। समझ गया सर। तो वोट जरूर देना जिसे सही समझो। वोट सॉलिड, बांगर सीमेंट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि अगर परिसीमन के समय केंद्र सरकार ने उनकी मांग मान ली होती तो आज राजौरी अनंतनाग सीट पर चुनाव टालना नहीं पड़ता। बुखारी ने कहा कि ये पुलिस राज नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ अगर किसी को खतरा महसूस होता है तो वो पुलिस से है। अल्ताफ बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, डिलिमिटेशन में हमारे ज्यादती हुई। मैं आज भी कहता हूं और कल भी कहूंगा, हमेशा कहूंगा। मैं उस वक्त भी कहता था ये जो आपने अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है ये हमारे सीने के 2 चाकिए हैं। कल भी कहा, आज भी कहा, इसीलिए आज मांगना नहीं। वो तो देखो भैया, जहां गलत करेंगे मैं तो माफ किसी को करूंगा नहीं, मैं तो सीधा बात करूंगा। आपको तो डर है, मुझे तो कोई डर नहीं है। मुझे क्या डर है? पुलिस पे आपने निशाना डाला। मैंने गलत डाला था, मुझे बताओ ना। वो कुक बेचारा क्यों बंद है, उसकी क्या गलती है? तो आप मानते कि जो पीए से पार्टी क्यों में थी किया गया, उसको अगवा किया गया है। वो तो हमें क्या पता है? पुलिस को पता हमें देना चाहिए कहाँ गई, हमें क्या पता है। बारामूला लोकसभा क्षेत्र से पीडीपी उम्मीदवार फयाज अहमद मीर ने कहा है कि गठबंधन तोड़ने के पीछे उमर अब्दुल्ला ही हैं, जिसके कारण स्थानीय राजनीतिक दलों के बीच पहले से तय बातचीत में फूट पड़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सजाद लोन और उमर अब्दुल्ला को भाजपा और शिवसेना का समर्थन प्राप्त है और पीडीपी अकेले चुनाव लड़ रही है। जब से उन्होंने इस इतिहाद को तोड़ा, जो पीएजीडी बना था वो किस काज के लिए बना था वो हर एक जम्मू कश्मीर के फर्द को पता है। और जब से शायद उनको कुछ दिल्ली से दबाव आया होगा या किसी और जगह से, तो उन्होंने जब कहा कि पीडीपी 4थे नंबर पे है और साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर में जिस तरह लोग निकले, हमारी पार्टी सदर महबूबा जी का साथ दे रहे हैं जज्बे जोश के साथ, तो उमर साहब आप कुछ भी कह सकते हैं। असल में हकीकत यह है कि उमर साहब को क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ये इतिहाद तोड़। हिल काउंसिल लेह में विपक्षी नेता सारंग नांगयाल ने लद्दाख संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी लद्दाख के अध्यक्ष नवांग रिगजान जुरा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष ले रिगजान नामग्याल और अन्य लोग भी थे। इस दौरान निकाले गए जुलूस में कांग्रेस पार्षद और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामग्याल ने आश्वासन दिया कि वो लद्दाख की सुरक्षा की मांगों का समर्थन करेंगे। लद्दाख को एक राज्य देने की बात हो, 6 शेड्यूल की बात हो, नौजवानों के लिए रोजगार की बात हो, और लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट दिलाने की बात हो, ये सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं और उसको हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ज़ोरदार तरीके से। अगर चाहा ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों की दुआ से, हम उसको हर लिहाज पर, हर पटल पर, हर लेवल पर इसको जोरदार तरीके से हम उठाने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए, सारे मीडिया के बंदे हमारे यहाँ पर आप आए हैं। आप लोगों के माध्यम से सबको जुले, सबको सलाम संभाला जुले। सर, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी 6 शेड्यूल, आपके मैनिफेस्टो में जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों का जिस तरह का विश्वास रहा है एपेक्स और केडी आने के बाद 6 शेड्यूल की जो डिमांड है और लद्दाख की सेफगार्ड की जब वो बात कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी किस तरह खड़ी उतरेगी सेफगार्ड को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपने सही फरमाया आपने। कांग्रेस पार्टी ने, आप शायद सबों ने देखा होगा, एक ऐतिहासिक कदम लिया लद्दाख की प्रति। जो हमारे जो मैनिफेस्टो है ना, उससे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों को मालूम है कि हमारे सांसद अंबिका सोनी जी,
दिग्विजय सिंह जी और हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने इन सारी बातों को उठाया, खासकर छठे शेड्यूल की मांग को लेकर। और खुशी की बात यह है कि हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट कार्तिक जौहरा जी ने जो पिछले साल जो रायपुर में जो अधिवेशन हुआ था, जो हमारा कन्वेंशन हुआ था, उसमें भी इस बात को उठाया था। बहुत गंभीरता से हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं ने इस बात को महसूस किया और उसको अपना उस छठे शेड्यूल को के बारे में सोचा उन्होंने। और उसी के चलते जो हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो नेशनल मैनिफेस्टो जो जारी की गई है पूरे भारत में, जो रिलीज किया गया है, हम सब के लिए खुशी की बात है कि उसमें छठा शेड्यूल को लेकर लद्दाख को छठा शेड्यूल देने की बात की है। और कांग्रेस वचनबद्ध है और हमने ये देश के सामने हमने ये वचन लिया है हमारे मैनिफेस्टो के द्वारा। जो नया पत्र जो हमने मैनिफेस्टो जारी की है, एक ऐतिहासिक कदम है। वो अपने आप में एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है, एक से खूबसूरत जो मैनिफेस्टो जो जारी की है कांग्रेस के अध्यक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, उसमें साफ तौर पर लद्दाख को छठे शेड्यूल देने की बात की गई है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ भी वर्ल्ड क्लास। बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हावड़ा लोकसभा की चुनाव प्रबंधन समिति की कोर कमेटी की बैठक में लिया हिस्सा। लद्दाख से बीजेपी के उम्मीदवार ताशी ग्याल्सन ने किया नामांकन, अपने समर्थकों के साथ और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना ने आर्टिकल 370 पर पुनर्विचार याचिका को लेकर दिया बयान, कहा कयामत आ सकती है लेकिन 370 वापस नहीं आ सकता। 85 वर्ष से ऊपर के लोगों और पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए 3 दिवसीय घरेलू मतदान 90 एससी मेंढर में आज से होगा शुरू। 256 मतदाता करेंगे घर से मतदान। 195 बुजुर्ग और 61 पीडब्ल्यूडी मतदाता डालेंगे वोट। पाकिस्तानी संसद में उठा धर्म परिवर्तन का मुद्दा, सेनेटर दानिश कुमार ने उठाया मुद्दा। कहा ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे और करगिल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार हाजी हनीफा जान के बारे में एक सवाल के जवाब में सेरिंग नामग्याल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह है। उन्होंने कहा कि वो परिवार के सदस्य की तरह काम करेंगे और बाकी जनता पर छोड़ देंगे। नामग्याल ने कहा कि करगिल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझाना मुश्किल होगा, लेकिन उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। मेरा एक ही मकसद होगा, अगर ऊपर वाले की कृपा से और लोगों की कृपा से अगर मुझे एक मौका मिलता है संसद में जाने का, तो मेरा पहला जो मेरा एजेंडा होगा, जो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, लद्दाख को बचाना। लद्दाख को ज़िंदा रखना, लद्दाख का वजूहत को ज़िंदा रखना, लद्दाख की आइडेंटिटी को ज़िंदा रखना। और लद्दाख में चाहे लेह का खित्ता हो, चाहे करगिल का खित्ता हो, चाहे हमारे बौद्ध मुसलमान क्रिश्चियन जो भी भाई बहन हो, जो लद्दाख की कल्चर को, लद्दाख की संस्कृति को, इसको बचाना बहुत ज़रूरी होगा। और जो एक 4 पॉइंट एजेंडे की जो बात की है एफएक्स और केडी के तरफ से, जो सबके सामने है, सरकार के सामने है, तो उसको आगे रखना, उसके लिए काम करना, ये सबसे पहला मेरा लक्ष्य होगा। आपके वर्कर जो कांग्रेस यूनिट की करगिल में है, उनको मनाने कितना चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए? हमारे कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, माननीय हमारे करबला जी, रज़ा जी, हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट नासिर मुंशी जी हैं, और बहुत सारे लीडर्स हमारे वर्कर्स हैं, सोच समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपना जिम्मेवारी वो अच्छी तरह समझते हैं। कितना इम्पोर्टेंट होगा सबको मिलजुल कर एक ही छत के नीचे, क्योंकि हम सारे कांग्रेस के परिवार के एक सदस्य हैं, उसको चलते कैसे हमें काम करना पड़ेगा, कैसे इस मैंडेट के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा, अपना सपोर्ट देना पड़ेगा। हाँ, ये भी एक सच्चाई हमारे सामने है कि करगिल कांग्रेस और करगिल एनसी निकाला, एक कॉमन कैंडिडेट निकाला, हनीफा जान साहब मैदान में उतर चुके हैं। वो भी एक चीज़ हमारे सामने है, तो ये इतना आसान होने नहीं जा रहा है, ये काफ़ी मुश्किल होगा हमारे लिए। मैं लोगों पे छोड़ता हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि लोग इस वक्त आज के एक चैलेंजिंग सिचुएशन में, जहाँ पर एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, यूटी को खड़ा करना है, लोग थोड़ा नाराज़ हैं यहाँ पर यूटी को लेकर, जितना भी यहाँ पर एक अरेंजमेंट्स होना चाहिए था। और मुझे पूरा उम्मीद है कि करगिल की जनता, खासकर हमारे करगिल के कांग्रेस के लोग, बड़े छोटे भाई बहन सारे सोच समझकर इस बार कांग्रेस के हाथ पर, शायद मुझे लगता है दुआ है कि वो इस पर गंभीरता से सोच के
अपना हिमायत हमें देंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।